नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है जैन क्लासेस। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। और अब जो है हम लोग साइकोलॉजी के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय और शाखाएँ मतलब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो है ताकि आपको हर तरीके का नया नोटिफिकेशन मिल सके। और टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के लेकर के, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर एक एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसे जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। व्यवहार विषयक नियमों की खोज ही मनोविज्ञान का मुख्य ध्येय था। देखिए, बिहेवियर की स्टडी के बिहेवियर जो विषय है, जो एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर सिर्फ प्रिंसिपल्स को फाइंड करना ही मुख्य ध्येय रहा है। क्योंकि भाई किसी भी साइंस के अंदर अगर आप प्रिंसिपल्स तैयार नहीं कर सकते, नियम नहीं बना सकते, तो साइंस के होने का कोई मतलब नहीं है। साइंस वही है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिकली कुछ प्रयोग कर सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सैद्धांतिक स्तर पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। कभी थ्योरेटिकली तो बहुत सारे दृष्टिकोण विजन प्रेजेंट किए गए लोगों के द्वारा, सभी ने अपने अपने व्यू प्रेजेंट कर दिए, ठीक है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सन 1912 ईस्वी के आसपास संरचनावाद, क्रियावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद तथा मनोविश्लेषणवाद आदि मुख्य शाखाओं का विकास हुआ। देखिए, क्या था जो साइकोलॉजी था, मनोविज्ञान था, इसका जो एरिया था, जो इसका स्कोप था, वो 1912 के आसपास क्या हुआ, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रियावाद प्रैग्मेटिज्म, आपका व्यवहारवाद था बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट और मनोविश्लेषणवाद मतलब साइकोमोटर डेवलपमेंट की बात जहाँ पर होती है, ठीक है, मोटर साइकोलॉजी, उस विषयों से संबंधित जो है इसका विकास हुआ अन्य शाखाओं का। इसके बाद में क्या हुआ, इन सभी वादों के प्रवर्तक इस विषय में एक मत थे कि मनुष्य के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान का उद्देश्य। देखिए, सभी ने ये बात मान ली थी कि भाई इंसान को अगर समझना है तो उसके व्यवहार को समझने की ज़रूरत है मनोविज्ञान के अंदर। उनमें परस्पर मतभेद का विषय था कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा ढंग कौन सा है। इसी के कारण अलग अलग ब्रांचेस बटी थी हमारी साइकोलॉजी की, कि भाई कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई कौन सा तरीका सही है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बिहेवियर की स्टडी करनी, लेकिन किस तरीके से करनी है, इस बात के लिए सभी के अलग अलग मत थे, अलग अलग विचारधाराएं थी, सोच थी। संरचनावाद के अनुयायियों का मत था, जो संरचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, उसके अनुसार व्यवहार की व्याख्या के लिए उन शारीरिक संरचनाओं को समझना आवश्यक है जिनके द्वारा व्यवहार संभव होता है। इनके अनुसार क्या था कि भाई आप फिजिकल जो आपका स्ट्रक्चर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और क्रियावाद को मानने वालों का कहना था कि शारीरिक संरचना के स्थान पर प्रेक्षण योग्य तथा दृश्यमान व्यवहार पर अधिक जोर देना चाहिए, कि जिस तरीके का आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, तभी आपकी बिहेवियर की स्टडी हो सकती है। इसी आधार के बाद में वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की, बिहेवियरिज्म की स्थापना की वॉटसन ने। इसके बाद में क्या हुआ, गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण को व्यवहार विषयक समस्याओं का मूल आधार माना। गेस्टाल्टवादियों ने क्या किया कि भाई प्रत्यक्षीकरण जो आपका फेस टू फेस चीज़ों को समझना होता है, उसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना समस्याओं को समाधान करने के लिए। कभी किसी के सामने कोई प्रॉब्लम आती है और जब आप उसका सोल्यूशन करते हो तो उसको माना ही माना। व्यवहार में सुगठित रूप से व्यवस्था प्राप्त करने की प्रवृत्ति मुख्य है। देखिए, जो आपका बिहेवियर है उसके अंदर क्या होता है, सुगठित रूप से व्यवहार व्यवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति मुख्य है। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है उसको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लेकर के आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि भैया आपके पास में कोई भी सिचुएशन है, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग के बाद में उसको सिस्टमेटिक तरीके से ही सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ोगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर
प्लानिंग करनी पड़ती है और उसी के स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कि भैया आप 1 घंटा ये पढ़ोगे, 1 घंटा ये पढ़ोगे, उसके बाद में आप कुछ और पढ़ोगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से चलना बहुत जरूरी है। ऐसा उनका मत था। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद की स्थापना की। ठीक है, की स्थापना के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि हमारे व्यवहार का अधिकांश कारण अचेतन प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। अचेतन मतलब जो हम लोग विचार करते हैं, जो हमारे मन के अंदर अचेतन भावनाएं होती हैं, उनके द्वारा जो है अधिकांश प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदाय, अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब हम लोग एक एक करके सारे संप्रदायों के बारे में चर्चा करेंगे, जितने भी स्कूल्स हैं एक एक करके। देखिए, जैसे संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद, संज्ञानवाद और मॉर्मिक। ठीक है, इन सभी की चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान में संरचनावाद, स्ट्रक्चरिज्म इन साइकोलॉजी। ठीक है, स्ट्रक्चरिज्म इन साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान में संरचनावाद का क्या महत्व है, उस चीज को देख लेते हैं। स्ट्रक्चरिज्म या संरचनात्मक मनोविज्ञान, स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी, विलियम वुंट तथा एडवर्ड ब्रेडफोर्ड टिचनर द्वारा विकसित एक चेतना सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, इन सभी ने मिलकर के है। क्या है भाई ये? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके, जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसको फिलोसफी से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन करने का श्रेय संरचनावाद को जाता है। ठीक है भाई, जिसके प्रवर्तक विलियम वुंट 1832 से 1920 तक जिंदा रहे थे। तो विलियम वुंट जो है संरचनावाद को लेकर के आए और जो है इन्होंने दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी को अलग कर दिया। तथा E.B. टिचनर, इनके सहयोगी थे एक टिचनर, ये 1867 से 1927 तक थे। इन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की। देखिए, याद रखिएगा इस टॉपिक को, इस वर्ड को, इस यूनिवर्सिटी को, कि कॉर्नेल विश्वविद्यालय के अंदर संरचनावाद का जन्म हुआ, स्ट्रक्चरिज्म का जन्म हुआ। ठीक है, अमेरिका के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड रीट के अंदर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की वुंट लिख रहा है। वुंट ने 1869 में 79 के अंदर 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। देखिए, लिप्जिंग जर्मनी के अंदर साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। किसने? विलियम वुंट। ठीक है, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट को माना जाता है। और मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बना दिया कि भाई जो साइकोलॉजी था, उसका जो एक स्ट्रक्चर था, उसको प्रैक्टिकल तैयार कर दिया, प्रैक्टिकली लेकर के इसको सामने। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना। चेतन अनुभूति मतलब हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको फील करने वाला अध्ययन माना, जिसे मूलतः 2 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता था, जिसे 2 एस्पेक्ट्स के अंदर बांटा जा सकता था। वे 2 थे, संवेदना और भाव। संवेदना सेंस और भाव फीलिंग्स। वुंट ने चेतन को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तत्व बताया। क्या बताया? चेतन को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तत्व। वुंट का विचार था कि प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विभागों में अवस्थित किया जा सकता है। कि कोई भी आपकी फीलिंग है, उसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करके बांटा जा सकता है। उत्तेजना शांत, तनाव शिथिलन तथा सुखद दुखद। 3 तरीके से कैसे बांटता है? एक तो एक्साइटमेंट और पीस, एक तनाव, एक शिथिलन। एक भाई टेंशन का भाव है आपके अंदर, एक आप शांत बैठे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं।
एक सुख, एक हैप्पी है, दुख आप सो है, दुख है आपके अंदर। ये 3 तरीके से बांट दिया मैंने। इसे भाव का त्रिविमीय सिद्धांत कहा गया। जो फीलिंग है, जो भाव का त्रिविमीय 3 एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो दिया वो इन्होंने दिया। आगे देखिए, टिचनर ने वुंट की विचारधारा को उन्नत बनाते हुए, जो टिचनर थे इन्हीं के एक सहयोगी थे, उन्होंने वुंट की विचारधारा को उन्नत बताते हुए कहा कि चेतना को 2 नहीं 3 तत्व होते हैं। उन्होंने भी 3 ही बताए भाई, संवेदना, प्रतिमा तथा अनुराग। संवेदना सेंस, प्रतिमा कोई भी एक पिक्चर, और अनुराग आपके जो फीलिंग्स होती हैं उनको। टिचनर ने वुंट के समान अंतर्निरीक्षण को मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि माना। अंतर्निरीक्षण विधि को क्या माना? एक प्रमुख विधि माना, मेन एक मेथड माना। वुंट ने चेतना के तत्वों की 2 विशेषताएं बताई थी। जो विलियम वुंट थे उन्होंने चेतना की 2 तत्वों की 2 विशेषताएं बताई। क्या क्या बताई? गुण तथा तीव्रता। एक तो क्वालिटी, दूसरा स्पीड। टिचनर ने इसकी संख्या 4 कर दी। उन्होंने 4 कर दी टिचनर ने। गुण और तीव्रता पहले से थे, स्पष्टता और अवधि और डाल दी, क्लैरिटी, और इसके अलावा भाई टाइम। टिचनर ने अध्ययन, प्रत्यक्षण, साहचर्य, संवेदन आदि क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया। ये कुछ विधियां हैं, इन शब्दों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने दिया? टिचनर ने दिया। संरचनावाद का शिक्षा में योगदान संपादित करें। देखिए संरचनावाद का शिक्षा के अंदर क्या योगदान रहा। संरचनावाद का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप में, कि भाई डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जो संरचनावाद है उसने शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर काफ़ी योगदान दिया। कैसे? संरचनावाद ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसका स्वरूप प्रयोगात्मक बनाया। कि भाई इसने प्रैक्टिकल करना पॉसिबल बनाया साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि विलियम वुंट ही वो थे जिन्होंने सबसे पहले लिप्जिंग जर्मनी के अंदर इसकी लैब तैयार की, जिसके अंदर की बिहेवियर के ऊपर प्रैक्टिकल पॉसिबल हो, जिससे मनोविज्ञान की हर शाखा जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी शामिल था का स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया। इससे जितने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र थे हर एक के अंदर मनोविज्ञान को जो है प्रैक्टिकली देखा जाने लगा कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना संभव है अलग अलग तरीके से। आगे देखिए, मनोविज्ञान का स्वरूप प्रयोगात्मक होने से शिक्षा की नई पद्धति के बारे में शिक्षकों को सोचने की चेतना, कि भाई जब मनोविज्ञान प्रयोगात्मक हो गया, शिक्षा की नई पद्धति के बारे में शिक्षकों को सोचने की चेतना आई, मतलब उनके अंदर नए नए विचार आए। अंतर्निरीक्षण विधि को प्रयोग शिक्षार्थी की मानसिक दशाओं तथा ध्यान, सीखना, चिंतन आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में प्रारंभ कर दिया। जो टीचर्स थे उन्होंने जो स्टूडेंट थे उनकी मानसिक दशाओं, मतलब उनकी मेंटल एबिलिटीज़ जो थी, उनको सीखने में, उनकी अटेंशन को, उनकी लर्निंग को, उनकी थिंकिंग प्रोसेस आदि को समझने के लिए उन्होंने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। अगला क्या हुआ? शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाने लगा जिससे शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षण और ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो। किस चीज़ के लिए? कि भाई जो आपके पाठ्यक्रम था, जो करिकुलम था, उनका करिकुलम के अंदर महत्व दिया जाने लगा, जिससे कि भाई उनकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ गई, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ गई, प्रत्यक्षण मतलब कि किसी भी चीज़ को डायरेक्टली फील करने का और काम करने का उनको समझ मिली, और ध्यान, अटेंशन जैसी उनको समझ मिली कि मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास हो तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव। अगला देखिए,
मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद, साइकोलॉजी इन फंक्शनलिज्म। क्या होता है इसके अंदर? एक ऐसा स्कूल या संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में है। यह इसका बिल्कुल उल्टा है। कैसे? विलियम जेम्स 1842 से 1910 तक द्वारा प्रकार्यवाद की स्थापना अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की, परंतु इसका विकास शिकागो विश्वविद्यालय में जॉन डेवी 1859 से 1952, जेम्स आर एंजिल 1867 से 1949 तथा हार्वे ए कॉर 1873 से 1954 के द्वारा तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के E.L. थॉर्नडाइक तथा R.F. वुडवर्थ के योगदानों से हुई। ठीक है, देखिए ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़रूरी है। फंक्शनिज्म मतलब आपके संरचनावाद, प्रकार्यवाद से संबंधित जितने भी लोग हैं उन्होंने कैसे स्थापना करी, सबसे पहले इसका कहाँ पर शुरुआत हुई। ठीक है, इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, फिर शिकागो विश्वविद्यालय में कई सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर जो E.L. थॉर्नडाइक थे इन्होंने इसका सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया, और R.F. वुडवर्थ के योगदानों से हुई। मतलब इन साइंटिस्टों का नाम रखना काफ़ी ज़रूरी है, ये इसके प्रवर्तक थे। प्रकार्यवाद में मुख्यतः दो बातों पर प्रकाश डाला गया: व्यक्ति क्या करते हैं तथा व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं। कि कोई भी आदमी एक काम करता है तो वो कैसे करता है, क्या कर रहा है, और कोई भी आदमी काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। वुडवर्थ 1948 के अनुसार इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने वाले मनोविज्ञान को प्रकार्यवाद कहा गया। ठीक है, तो देखिए प्रकार्यवाद में चेतना को उसके विभिन्न तत्वों के रूप में विश्लेषण करने पर बल नहीं डाला जाता, बल्कि इसमें मानसिक क्रिया या अनुकूलन व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? चेतना मतलब विचारों को ध्यान में रख करके इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता। चेतना को उसके विभिन्न तत्वों के रूप में विश्लेषण करने पर बल नहीं डाला जाता कि भाई चेतना के विश्लेषण के ऊपर, दिमाग के ऊपर आप जो रीजनिंग एबिलिटी होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि मानसिक क्रिया और अनुकूलन व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। कि जो आपकी मेंटल आपकी प्रोसेस है जो भी, उसके अंदर क्या होता है? अनुकूलन व्यवहार, ऑपरेशन जो आपका बिहेवियर के साथ में होता है उसकी स्टडी को महत्व दिया जाता है। अनुकूलन व्यवहार में मूलतः प्रत्यक्षण, स्मृति, भाव, निर्णय, इच्छा आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्ति को वातावरण में समायोजन में मदद मिलती है। क्या होता है? समायोजन में मदद मिलती है, मतलब कि एडजस्टमेंट में उसको हेल्प मिलती है अपने इन्वायरमेंट के साथ। प्रकार्यवादियों ने साहचर्य के नियमों जैसे समानता का नियम, समीपता का नियम तथा बारंबारता का नियम प्रतिपादित किया, जो सीखने में अपनी मूलभूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्होंने ये कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, कोलंबिया प्रकार्यवादियों में E.L. थॉर्नडाइक व R.S. वुडवर्थ का योगदान सर्वाधिक रहा। थॉर्नडाइक ने एक पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान लिखी, एजुकेशन साइकोलॉजी। किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने। और जो आपका विलियम वुड था उसने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक लिखी थी। याद रखिएगा बुक का नाम, एजुकेशन साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक ने लिखी, जिसमें इन्होंने सीखने के नियम लिखे, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लिखे। थॉर्नडाइक के अनुसार मनोविज्ञान उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों का अध्ययन का विज्ञान है। कि RS थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स का अध्ययन है कि भाई कोई भी आपके उद्दीपक हैं उनसे जो भी रिलेशन होता है एक इंसान का, उनकी स्टडी और साइंस। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए संबंधवाद का सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, रिलेशनिज्म का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। कौन सा?
रिलेशन बना। ठीक है, और ये कौन से हैं सारे के सारे? ये सारे के सारे फंक्शनलिज्म वाले। आगे देखिए, जिसके अनुसार सीखने में प्रारंभ में त्रुटियां अधिक होती हैं, किंतु अभ्यास देने से इन त्रुटियों में धीरे धीरे कमी आ जाती है। क्या किया था थॉर्नडाइक ने अपने प्रिंसिपल के अंदर? कि वही उन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे के अंदर डाल दिया था। ठीक है, और साइड में जो ऊपर जो है उनके कुछ एक मछली वगैरह टांग दी थी, या फिर उनका बाहर निकलने के लिए एक रास्ता था और एक लीवर था जिससे कि भाई बिल्ली बाहर निकल सकती थी और उसको प्राप्त कर सकती थी। क्या होता है, बिल्ली ने उस लीवर के ऊपर पैर रखा और दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर निकल गई। फिर वापस उसी को डाला गया। जैसे जैसे उसने बार बार त्रुटियां करनी कम कर दी, वैसे ही वो बाहर निकल करके जल्दी से खाना खा सकती थी। तो इन्होंने ये कहा था। आगे देखिए, वुडवर्थ ने अन्य प्रकार्यवादियों के समान मनोविज्ञान को चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान माना। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया क्यों की गई। वुडवर्थ ने उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में परिवर्तन करते हुए प्राणी की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया SOR संबंध को महत्वपूर्ण बताया। प्रकार्यवाद का शिक्षा में योगदान संपादित करें। आगे देखिए, प्रकार्यवाद ने मानव व्यवहार को मूलतः अनुकूलन तथा लक्ष्यपूर्ण बताया। अतः स्कूलों का प्रमुख लक्ष्य बच्चों को समाज में समायोजित करना होना चाहिए। कि भाई सोशली बच्चों को जो है उनके अंदर एडजस्टमेंट को डेवलप करना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में वातावरण की महत्ता पर बल दिया गया कि भाई इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। अतः अध्यापकों का यह प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाए जो उनकी सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करे। ठीक है, उनको सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। आगे, इस विचारधारा ने पहले से चले आ रहे सैद्धांतिक प्रत्ययों कॉन्सेप्ट जो कि पाठ्यक्रम के अंग थे में क्रांतिकारी बदलाव लाए। स्कूल पाठ्यक्रम को करके सीखने पर बल दिया जाने लगा। लर्निंग बाय डूइंग जो चीज़ आई वो फंक्शनलिज्म की वजह से आई। शिक्षार्थियों की क्षमता को वैयक्तिक भिन्नता पर बल डाला गया कि जो लर्नर्स हैं उनकी एबिलिटीज और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ध्यान दिया गया। प्रकार्यवाद ने इस बात पर बल दिया कि अलग अलग आयु स्तर के बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ में डिफरेंसेस ऑफ एज के अकॉर्डिंग भी उनको एजुकेशन देने की बात की। ठीक, प्रकार्यवाद ने शिक्षा में उपयोगिता सिद्धांत प्रैग्मेटिज्म को जन्म दिया। इसने सीखने की प्रक्रिया में बालक की महत्ता को बल दिया। पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिसकी समाज में उपयोगिता हो, को सोशली चीज़ ज़रूरी हो तभी उसको यूज़ करना चाहिए। इससे अब जॉन डेवी ने प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत को काफ़ी बल दिया और उसको आगे बढ़ाया। और जो आपके जॉन डेवी थे उन्होंने ही जो है जो साइकोलॉजी थी, जो मनोविज्ञान था, शिक्षा मनोविज्ञान, सीखने में 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण माना। एक बच्चा जो भी आपका स्टूडेंट है, एक टीचर है और एक आपका करिकुलम है। त्रिआयामी प्रक्रिया बताया जॉन डेवी ने। ठीक है, जॉन डेवी के अनुसार जो हमारी शिक्षा है वो त्रिआयामी है, ना कि एक आयाम की या 2 आयाम की। ठीक है, आगे देखिए, इस संप्रदाय स्कूल ने शिक्षा में वैज्ञानिक जानकारी पर बल डाला, साथ ही शिक्षण व सीखने के लिए नई विधियों जैसे कार्यक्रमित सीखना, प्रोग्राम्ड लर्निंग, जो प्रोग्राम लर्निंग किसी ने बनाई, जैसी शिक्षण विधियों को विकसित किया। देखिए, जो प्रोग्राम लर्निंग थी, अभिक्रमित अधिगम था, उसकी खोज भी यहीं पर
आगे जब आपको कोई अलग कंसेप्ट करवाएंगे, जब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग और प्रोग्राम लर्निंग का टॉपिक कराऊंगा, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि जो प्रोग्राम लर्निंग थी वो फंक्शनिज्म से है। प्रकार्यवाद में विशेषकर थॉर्नडाइक ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षकों को अध्यापन कार्य करने से पहले शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित कर लेना चाहिए, कि पहले से अपने ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, तभी शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षक को उन परिस्थितियों पर अधिक बल डालना चाहिए जो आम जीवन में अक्सर देखे जाते हैं, तथा उन अनुक्रियाओं पर बल डालना चाहिए जिनकी जीवन में आवश्यकता होती है, कि लाइफ के अंदर जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस है उसी के ऊपर बल दिया जाना चाहिए और सोशली बच्चे को एक्टिव करना चाहिए। देखिए, हमारे जो 2 स्कूल्स हैं, 2 संप्रदाय हैं, वो हमने आज की वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको जो भी इस वीडियो के अंदर अच्छा लगा है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और नई वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है अपना उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स वगैरह और अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, हम लोग ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, बैंक है, रेलवे, पुलिस, सीटेट, यूपीटेट, उन सभी की तैयारी करवाते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कोई कमी रह जाती है हमारे अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर आपकी ये कमी रह गई, आप इसको इम्प्रूव करके हमारे लिए लेके आओ। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करके आगे फॉरवर्ड कर दो या शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अगर कोई आपको समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू।